ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टी9 स्वदेश पर। लगातार 4 सत्र की गिरावट के बाद बाजार में आज हम रौनक देख रहे हैं। हालांकि एक्सपायरी आज होने के चलते थोड़ा उथल पुथल भरा माहौल है, लेकिन फिर भी निफ्टी में देखने के करीब 80 अंकों ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 25,100 के ऊपर निफ्टी बैंक ने लगा ली है डबल सेंचुरी और 58,700 के आसपास आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। और इस वक्त बाजार में जो चढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है लगभग बराबर है। थोड़ी सी ज्यादा है गिरने वाले शेयरों की संख्या, 1400 की संख्या है और 1380 शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाजार के लिए काफी ये क्रूशियल वीक है, क्योंकि कई सारे ग्लोबल ट्रिगर्स हैं। यूएस में बहुत सारे नतीजे आने वाले हैं, यूएस फेड का फैसला आएगा और इसको हम कह सकते हैं कि बजट वीक है, क्योंकि 1 फरवरी को, हालांकि उस दिन रविवार है, लेकिन बाजार खुले रहेंगे, तो ये बजट का भी हफ्ता है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये जरा समझते हैं और एक महारथी एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं क्वांटम एएमसी के इक्विटी फंड मैनेजर केतन गुजराती। केतन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। सर, पहला सवाल आपसे ये होगा कि भारत और ईयू एफटीए जो इनके टॉक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, आज ऐलान भी हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये मार्केट का, इकोनॉमी का सेंटिमेंट करने में काफी ज्यादा मदद करने वाला है? जी, सबसे पहले आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सही फरमाया आपने कि इंडिया ईयू के ये जो नेगोशिएशंस थे, ये मैं जानता हूँ जहाँ तक 2007 से चल रहे थे। अब जाके इसके ऊपर कुछ ये डिस्कशन होके ये कहीं सेटल हुए हैं। ये एक लॉन्ग टर्म एक पॉजिटिव कहलाएगा, बिकॉज आप ऐसे देखा जाए तो जो भी एक्सपोर्ट्स हमारे इम्पैक्ट हो रहे थे यूएस के टैरिफ की वजह से या कोई भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वजह से, ये ईयू के साथ हमारा डायरेक्ट जो एफटीए होगा उसके बहुत सारी कंपनियों को बेनिफिट होगा। ना कि इसके अलावा इवन कंजम्पशन साइड पे जो कंज्यूमर है उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वहाँ की जो कार्स है बोलिए या वहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे वो कम प्राइसेस में मिलने जाएंगे, तो उसका फायदा या लुफ्त उठा सकता है इंडियन कंज्यूमर। तो उस हिसाब से मैं इसे काफी पॉजिटिव समझता हूँ। केतन भाई, मार्केट में यहां से आगे की राह आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ देखिए पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, अदरवाइज मतलब राह बहुत आसान लग नहीं रही है। रुपए में वीकनेस है, एफआईज का आउटफ्लो हो रहा है, अर्निंग्स जो आ रहे हैं, मतलब ज्यादातर अर्निंग्स को लेकर कोई उत्साह बाजार में दिखाई नहीं दिया। तो आपको लगता है कि बाजार ऊपरी स्तरों से गिरावट तो काफी आ गई है, लेकिन यहां से थम के आगे की रफ्तार हम देखेंगे, या फिर ये उथल पुथल भरा माहौल बाजार में बना रहेगा? ये देखिए, पिछले 15 महीनों में मार्केट के स्तर, जैसे मार्केट लेवल्स काफी नीचे आए हैं, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन के स्तर काफी नीचे गिरे। तो ये वैल्यूएशन स्तर एक्चुअली फ्यूचर रिटर्न, जो आगे का रिटर्न आने वाला है, उसके लिए बहुत पॉजिटिव कहलाता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो पिछले 1.5 साल में हम लोग जो अर्निंग सबड्यूड देखे, उसके बेस पे अगले अर्निंग पॉजिटिव आने की बहुत गुंजाइश है। और उस हिसाब से हमें लगता है कि इन्वेस्टरों ने पॉजिटिवली देखना चाहिए बाजार को, इस वोलेटिलिटी का लुफ्त उठाना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। आप जितना जोड़ जोड़ सकते हैं उतना जोड़ना चाहिए। आपका एसेट एलोकेशन जो है वो आप सही कर सकते हैं आपके एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके। और ये माहौल एक्चुअली स्टॉक पिकिंग के लिए काफी उम्दा कहलाता है। तो हमारे नजरिए से आप देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स 20 से 30% नीचे है मिल रहे हैं पिछले 1 साल में, और वो काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुके हैं अभी, कि यहाँ से रिटर्न बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हम इसे बहुत पॉजिटिवली देखेंगे और वोलेटिलिटी का पूरा इस्तेमाल करेंगे कि हर दूसरे सेक्टर में हम जहाँ भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वहां पे हम लोग शेयर उठाना जारी रखेंगे। तो केतन भाई, सवाल ये है कि जब ये स्टॉक्स के प्राइसेस भी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये स्टॉक पिकिंग का समय है, लेकिन डीआईज तो लगातार खैर बाइंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी करीब म्यूचुअल फंड्स के पास 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। वो क्यों नहीं डिप्लॉय हो रहे हैं सर? कोई अभी प्रॉब्लम दिख रही है बाजार में? देखिए, दो तीन वजह ये हो सकती है कि इनफ्लोज इतने स्ट्रांग है दैट अभी पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड को उतने अवसर नहीं मिले, उतने डिस्काउंट पे स्टॉक्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए वो लोग अपना कैश लेवल बनाए रखे थे। बट अभी जब जाके वैल्यूएशंस कम हो रहे हैं तो एफआई का जो भी सेलिंग है, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स ने भी डिप्लॉइंग चालू कर दी है। और हमने भी अपने फंड्स में जहाँ पे भी हम लोग के कैश लेवल थोड़े अधिक, थोड़े ज्यादा थे, वहां पे हम लोग को जैसे जैसे नए अवसर मिल रहे हैं वहां हम लोग जोड़े जा रहे हैं।
तो इसका एक एक तरीके से ऐसा भी देखा जा सकता है कि अभी के लेवल्स पे ये जो कैश है ये डिप्लॉय करने के लिए बहुत ही उम्दा समय है कि इसके ऊपर रिटर्न बहुत अच्छा बनने वाला है। तो उस वजह से म्यूचुअल फंड ने एक अच्छी तरकीब यूज की कि उन्होंने वेट किया ये मार्केट करेक्शन का, और अभी कैश डिप्लॉय करने का समय में वो लोग उसका फायदा उठाएंगे। नहीं, सही बात है सर। आप कह रहे हैं कि डिप्लॉय करने का समय है। तो अगर आप ये बता पाएं केतन सर कि आप पैसे कहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक्स तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन कौन से सेक्टर से, आप जरा उनका नाम लीजिए। और दूसरी चीज ये भी बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 2025 के मुकाबले 2026 में बेहतर रिटर्न्स मार्केट्स में और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में आएंगे? तो 2025 में 2026 का जो पहला हाफ है उसमें थोड़ा सा रिटर्न आने की गुंजाइश कम लग रही है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे आपने शुरू में फरमाया था दैट एक दो क्वार्टर में 7-8% से ज्यादा उम्मीद नहीं है अर्निंग आने की। पर सेकेंड हाफ जो हो सकता है 2026 का वो काफी बेहतर हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि 2 या 3 सेक्टर जिसमें हम लोग सही में अच्छा अर्निंग ग्रोथ देखने की गुंजाइश रखते हैं वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। जब मैं फाइनेंशियल सर्विसेज कहता हूँ उसमें बैंक्स आती है, एनबीएफसी आती है, और कैपिटल मार्केट स्टॉक आता है जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये इनमें हम काफी अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। और हम लोग ने अपने पोर्टफोलियो में फैक्ट शीट में आप देखेंगे तो वही चीज दर्शाती है कि हम लोग इंश्योरेंस पे, बैंक्स पे काफी पॉजिटिव है। दूसरा सेक्टर हम जहां समझते हैं कि आने पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावना है वो है कंजम्पशन रिलेटेड। तो जिसके 3 वजह हो सकती है। एक तो जीएसटी कट मिला है तो उस वजह से कंजम्पशन में बूस्ट मिल सकती है। दूसरा मतलब इंटरेस्ट रेट में कटौती आई है, उसका इफेक्ट थोड़ा सा लैग के साथ आता है जो हमें दिखने मिल सकता है इस साल। और तीसरी चीज मतलब जो पर्सनल इनकम टैक्स में जो बेनिफिट हुआ है उसका भी हम लोग को बेनिफिट दिखने मिल सकता है। तो दैट इज अनदर स्पेस कि जहां पे हम लोग ने जोड़ा है। तो कंजम्पशन एक हो गया, एक फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट्स भी आता है। और तीसरा मैं बोलूंगा कि सीमेंट या ऐसा कोई सेक्टर जहां पे पिछले 1-2 वर्ष में अर्निंग्स काफी पिटी हुई थी। तो वो लो बेस पे हमें लगता है कि अर्निंग्स उधर से उठ सकती है और बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिखा सकता है नेक्स्ट ईयर। तो ये 3 सेक्टर में हम लोग ने ज्यादा अधिकतर जोड़ा है पिछले 1 साल में। ठीक है केतन भाई, एक और प्रश्न है। देखिए, पिछला साल जो रहा, बाजार में भले ही रिटर्न कमाए हों, लेकिन सरकार की तरफ से, हमारे रेगुलेटर्स की तरफ से पॉलिसी को लेकर कई सारे फैसले हुए। बजट में भी हुए। हमने देखा कि इनकम टैक्स का इतना बड़ा तोहफा मिला। उसके बाद जीएसटी का भी इतना बड़ा फैसला हुआ। आरबीआई ने भी अपने रेट काट दिए, करीब करीब कुल मिला जुला के 1.25% के आसपास का। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो बजट होगा उसमें सरकार की थीम क्या रहने वाली है? और जो निवेशक हैं, किसी को अगर प्री प्लान करना हो तो कहां पर नजर रख के चलें? तो इसका हम लोग थोड़ा सा पिछला अगर पास्ट देखें तो पिछले 4 साल में गवर्नमेंट का जो फोकस था वो एक इंडस्ट्रियल और केपेक्स रिलेटेड साइकिल पे था। तो उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट जोड़ी जहां पे रोड, रेलवे और डिफेंस पे काफी खर्च किया। और मुझे लगता है कि वहां से अभी हम लोग, उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अभी बारी आती है कॉरपोरेट्स की कि वो अपना इन्वेस्टमेंट जोड़े, वो अपना केपेक्स करना शुरू करें। और तब गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आप कॉरपोरेट्स ने केपेक्स जोड़ना चालू करना चाहिए। और अगर आप पिछले 3 आपने जो मेंशन किए कि पिछले 3 जो इवेंट्स आए हैं जैसे कि रेट कट हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स कट हो गया, इससे ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन की तरफ एक मुड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक तरीके से आप ऐसे सोचे कि इंडियन इकोनॉमी एक डोमेस्टिक इकोनॉमी, एक इनवर्ड इकोनॉमी है कि जहां पे डोमेस्टिक ग्रोथ विल लीड टू अ जीडीपी ग्रोथ। तो गवर्नमेंट अभी कंजम्पशन की तरफ भी एक पुश दिखा रहा है, और उसका बेनिफिट मुझे लगता है कि अर्निंग ग्रोथ पे आएगा और जीडीपी पे भी आएगा। तो उस हिसाब से इस बजट में भी थोड़ा कंजम्पशन रिलेटेड चीजें देखने मिलेगी। थोड़ी हद तक ऑलरेडी चीजें अनाउंस हो चुकी है, जैसे जीएसटी वाला अनाउंसमेंट आ चुका है। बट और थोड़ा लगता है कि थोड़ा बहुत डिडक्शंस मिल जाए या थोड़ा बहुत रूरल इकोनॉमी की तरफ कुछ इनकम दिया जाए, ये इसकी गुंजाइश है। एक छोटा सा प्रश्न आपसे और होगा केतन भाई। देखिए, क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो तो थोड़े पैसे बचा के रखते हैं कि अच्छा ठीक है, बजट आएगा तो बजट के दिन हम ट्रेड भी करेंगे, और अगर कुछ ऐलान अच्छे आते हैं बजट में तो हम निवेश भी करेंगे। क्या इस तरह की स्ट्रेटजी म्यूचुअल फंड्स, एएमसीज भी अडॉप्ट करते हैं?
देखिए, म्यूचुअल फंड थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं और फंडामेंटल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि एक तो दो चीजें आती है इसमें। एक तो हम लोग जो है ज्यादा बड़ा धनराशि मैनेज करते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, मतलब शॉर्ट टर्म चीजें प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। लॉन्ग टर्म में आप काफी कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कन्विक्शन ज्यादा आता है, क्योंकि जो चीजें लॉन्ग टर्म में होनी है उसके ऊपर पकड़ ज्यादा रहती है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की। बट शॉर्ट टर्म में चीजें कहीं भी घूम सकती है। तो हो सकता है कि बजट कोई सेक्टर के लिए नेगेटिव हो टेम्पररी बेसिस पे, या कोई सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो। ये हम उसको पहले से इसके ऊपर हम लोग नहीं बेट कर सकते। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरीज ले। जैसे मैंने की कहा एग्जांपल, कि अगर मान लो इंश्योरेंस है या कोई बैंकिंग है, इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रक्चरल काफी अच्छी है। तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेट करें, और उसके वेट करें कि आपका जो कन्विक्शन है वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा और रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होगा। और यही चीज हमको काफी बेनिफिट हुआ है पिछले, हमारा जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अंदर। ठीक है केतन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और विस्तार से आपने बाजार को लेकर, बजट को लेकर अपने व्यूज सामने रखे। थैंक यू सो मच सर, फिर से आपसे मुलाकात होगी। और इस बीच आप देखिए आपके स्क्रीन पर HPCL से जुड़ी खबर आ रही है कि इन्होंने कहा है कि पहली बार वेनेजुएला से तेल खरीदने की योजना है और रूस से प्रतिबंधित तेल नहीं खरीदा है। HPCL की तरफ से 4 दिन पहले भी स्टेटमेंट आया था कि वो इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो प्रोसेस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वेनेजुएला का जो क्रूड है वो हेवी क्रूड है और इसके लिए इनकी बाड़मेर की रिफाइनरी है, विशाखापट्टनम की रिफाइनरी है, वहां पर इसकी प्रोसेसिंग की जा सकती है। और अब ये अपडेट उनकी तरफ से आ गया है HPCL की ओर से। थोड़ा सस्ता पड़ेगा और इनके लिए थोड़ा मार्जिन वगैरह इंप्रूव करने के मौके बन जाएंगे। एक अच्छा अपडेट है HPCL की तरफ से। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। और बाजार आप देखिए दिन की ऊंचाई के आसपास है, करीब करीब 125 अंकों की बढ़त निफ्टी में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 225 अंकों के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम मिड कैप शेयरों के विस्तार से बातचीत करेंगे। मिड कैप मसाला में आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।